गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए हैं, उन कंपोनेंट्स के सिंबल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन हमने यहां लिखी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। सिंपल सी अगर डेफिनेशन इसमें हम लें, सो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। इसी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का नाम देंगे। अब इस क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ में हमें जो जो डिवाइसेस, जो जो कंपोनेंट चाहिए, वो कंपोनेंट हम कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे हम एक बैटरी कनेक्ट करा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा सकते हैं, स्विच कनेक्ट करा सकते हैं, या और भी कोई कंपोनेंट हम कनेक्ट करा सकते हैं उस क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ में। जैसा कि यहां हमने दिखा रखा है ये। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं तो मैं इस सर्किट में किसी भी पॉइंट से चलता हूं, मैं वापस उसी पॉइंट पे पहुंच सकता हूं। अगर ऐसा है तो वो क्लोज्ड पाथ है, अदरवाइज क्लोज्ड पाथ नहीं है। और अगर वो क्लोज्ड पाथ है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो हम उसे नाम देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज कर लो मैं यहां से चला और यहां से चलता हुआ यहां पहुंचता हूं, इसमें से होता हुआ वापस मैं यहां पहुंच गया। इसका मतलब ये क्लोज्ड पाथ है और इस क्लोज्ड पाथ में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बना और इसी का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ में हमने अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रखे हैं। ये रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर रखा है, ये वोल्टमीटर हमने कनेक्ट कर रखा है, एमीटर ये की है हमारी, और ये बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है। सो जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हम कनेक्ट करा सकते हैं। अब जो कंपोनेंट हमने कनेक्ट कराए हैं, उन कंपोनेंट्स के सिंबल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पूरा उस कंपोनेंट का डायग्राम तो हम नहीं बना सकते हैं, हम सिंबल यूज करेंगे ताकि इजीली हम उनको वहां कनेक्ट करा पाए। ये बैटरी का सिंबल है। हम यहां पूरी बैटरी तो बना के नहीं दिखाएंगे, इसीलिए हम यहां बैटरी का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो ये देख लें कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे, वो मैंने यहां लिख रखे हैं। सो देखिए, कंपोनेंट एंड देयर सिंबल। सो यहां पे सबसे पहला कंपोनेंट हमने लिया है एक इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल यह बनेगा दो अनइक्वल पैरेलल लाइंस। ये बड़ी वाली लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटी वाली को नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। सो जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल को कनेक्ट करेंगे, तो सेल की जगह आप ऐसा सिंबल यूज करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि वहां एक सेल कनेक्ट है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर आप एक बैटरी कनेक्ट कराना चाहें, तो बैटरी सेल ही है, लेकिन यहां दो या दो से ज्यादा सेल कनेक्ट होंगी। यहां सिर्फ एक सेल थी, यहां दो से ज्यादा सेल हैं। दो या दो से ज्यादा जब सेल कनेक्ट हों, तो हम उसका नाम देंगे बैटरी, और बैटरी का सिंबल भी यही है। हमने यहां 3 सेल कनेक्ट करा रखी हैं, तो ये बन गई है एक बैटरी। अब ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक्सट्रीम पे इस तरफ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। सो ये बैटरी का सिंबल हो गया है। स्विच जो है, जो हम की लगाते हैं, जैसे ये है, ये की है। अब अगर मैं इसको यहां से ये डॉट हटा दूं, इसका मतलब अगर आप यहां से चले हैं, यहां से घूमते हुए यहां पहुंचे,
अब यहां से हम यहां नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहां हमने डिस्कनेक्ट करा दिया है, और डिस्कनेक्ट करा दिया है तो करंट भी यहां से यहां नहीं आ पाएगा। तो ये जो सर्किट है अब की बार क्लोज सर्किट नहीं है, क्लोज पाथ नहीं है, ये ओपन बन गया है। इसीलिए जब स्विच में हम ये साइन यूज करेंगे इस तरह से विदाउट एनी डॉट, तो हम इसको बोलेंगे ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट जीरो है, और उसका सिंबल ये आएगा। लेकिन अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, मतलब उस कंडक्टिंग पाथ को, उस क्लोज कंडक्टिंग पाथ को, या उस कंडक्टिंग पाथ को आपने क्लोज करा दिया है, इसका मतलब आपने यहां से उसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट कर दिया तो अब करंट यहां से इसमें आ सकता है। सो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अब करंट फ्लो होगा, क्योंकि यह पाथ क्लोज बन गया है अब। और क्लोज पाथ में जब आप की को यूज करेंगे, जब आप उस स्विच का सिंबल यूज करेंगे, तो यह सिंबल आएगा। ये स्विच के सिंबल है। ओपन स्विच मतलब जब कोई करंट नहीं, जब करंट फ्लो हो तो हम उसको क्लोज स्विच बोलेंगे, तो उसमें ये सिंबल यूज करेंगे। एक टैपिंग की भी होती है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए, अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करा दूं तो क्लोज बन गया है, अगर मैं इसको कनेक्ट नहीं कराता तो ये ओपन रहेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसको हम नाम देते हैं टैपिंग की। कई जगह आपको ये भी दिख सकती है टैपिंग की। नेक्स्ट आता है ए वायर ज्वाइंट। जब हम वायर्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां दो वायर आपस में कनेक्ट हैं? अगर कुछ इस तरह से आपको दिखे और ये डॉट दिखता हो दो वायर्स के साथ, तो आप समझेंगे कि यहां वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में ज्वाइंट हैं एक दूसरे के साथ। सो ज्वाइंट वायर के लिए ये साइन, आप ये सिंबल यूज करेंगे। जब दो वायर्स आपस में क्रॉस करती हो लेकिन आपस में उनमें कोई कनेक्शन नहीं हो, वो ज्वाइंट नहीं हो, तो कैसा सिंबल आएगा? तो ये सिंबल हम यूज करेंगे। एक वायर तो ये चली गई है और दूसरी वायर ये आ गई है। इन दोनों वायर्स में कोई कनेक्शन नहीं है, बस आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो ये साइन। एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी हम सर्किट में यूज कर सकते हैं। सो उस इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हम ये यूज करेंगे। वो बल्ब आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ऐसा ये कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये सिंबल होगा, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लेंगे, ये सिंबल रेजिस्टेंस का बनेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस ये भी हमने दिखा रखा है, लेकिन इसमें ये एरो हमने यूज कर रखी है, ऊपर वाले में कोई एरो नहीं है। रेजिस्टेंस दो तरह से हो सकते हैं, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम ये साइन यूज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो हम ये साइन यूज करेंगे। These symbols represent variable resistance और we can say rheostat। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम होता है रियोस्टेट, ये आप लैब में देखेंगे। सो इसे हम नाम देंगे रियोस्टेट। एमीटर और वोल्टमीटर भी हम कनेक्ट करा सकते हैं, जैसे यहां हमने कनेक्ट करा रखे हैं, और यहां रेजिस्टेंस भी आप देख लीजिए। एमीटर वो एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करेगा। सो एमीटर का सिंबल ये बनेगा, ये एमीटर का सिंबल है। आपको अगर ये दिखता है तो आप समझेंगे कि यहां एमीटर कनेक्ट है इस सर्किट में। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और अगर आपने सर्किट में ऐसा सिंबल देखा तो आप समझ जाएंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस वोल्टमीटर है, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में रहेगा। आप देख लीजिए, ये वोल्टमीटर पैरेलल में है, एमीटर हमेशा सीरीज में, तो ये सीरीज में ही है। अभी सीरीज और पैरेलल अगर समझ नहीं आया है तो जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कैसे पता चलते हैं तब।
लेकिन ये अभी के लिए ध्यान रखिए कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ेगा, एमीटर हमेशा सीरीज में। ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं उनके। सो ये थे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल। अब आता है ओम्स लॉ। सबसे पहले दिस लॉ इज गिवन बाय सर जॉर्ज सिमोन ओम। ये उनका नाम है, जर्मन फिजिसिस्ट जिन्होंने इस लॉ को दिया था। और इन 1827 ओम्स लॉ सर जॉर्ज सिमोन ओम ने 1827 में इसको दिया था। अब ये ओम्स लॉ होता क्या है वो आप देखिए। हमने ये कहा था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच तो वहां करंट फ्लो होगा। एक कंडक्टिंग वायर में अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच तो वहां करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वहां नहीं है तो करंट भी नहीं होगा। इसका मतलब करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब किस तरह से डिपेंड करेगा? हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं तो करंट बढ़ता हुआ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाए तो करंट कभी डिक्रीज भी हो सकता है, या कभी ऐसा भी हो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करें लेकिन करंट चेंज ही ना हो। कहने का मतलब करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगा वो हम देखना चाहते हैं, और वही चीज ये ओम्स लॉ हमें प्रोवाइड कराएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में हमें रिलेशन प्रोवाइड कराएगा। इस चीज को हम इस एक्टिविटी से देखते हैं, और इस एक्टिविटी से ही इन्होंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहां हमने 4 सेल कनेक्ट की हैं। इसको बैटरी बोल सकते हैं हम। इस बैटरी में 4 सेल कनेक्ट की हैं, चारों की पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। सो 1 बाय 1 हम इनको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना करंट फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट कैसे वेरी होगा वो देखते हैं। सबसे पहले व्हेन वी कनेक्ट फर्स्ट सेल, जब हम फर्स्ट सेल को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट सेल को कनेक्ट करने का मतलब यह है कि यहां हमने इस फर्स्ट सेल को कनेक्ट किया, बाकी तीनों कनेक्ट नहीं है। यह आप ध्यान रखेंगे। सो एक सेल के कनेक्ट होने से पोटेंशियल डिफरेंस केवल इसी का होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां हमने V वोल्ट लगाया। अब करंट कितना आया? करंट इसमें आया, मान लीजिए I। करंट इसमें आया है I। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I। सेकंड केस में अगर हम 2 सेल को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? व्हेन वी कनेक्ट 2 सेल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है 2V, क्योंकि V प्लस V मतलब अब की बार यहां से हटा के हमने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि करंट भी ट्वाइस हो गया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस तो करंट भी ट्वाइस। थर्ड केस में अगर हम 3 सेल को कनेक्ट करें तो क्या होगा? व्हेन वी कनेक्ट 3 सेल्स, सो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, करंट हमारे पास आएगा यहां 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। ये हो गया है।
अगर 4 सेल को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? when 4 cells is connected, तो होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट बनेगा, क्योंकि अब की बार हमने 2 नहीं 3 नहीं चारों को कनेक्ट कर दिया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस V प्लस V प्लस V 4 वोल्ट, करंट आएगा 4I। यहां से आप देखिए कि हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं उतना ही करंट बढ़ रहा है सर्किट में। जब V वोल्ट था तो करंट I था, पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस किया तो करंट भी ट्वाइस, 3 टाइम्स किया तो करंट भी 3 टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट तो करंट भी आएगा 4 वोल्ट, सॉरी करंट भी आएगा 4 टाइम्स। सो यहां से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है करंट उतना ही बढ़ रहा है, और ये कंडीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जितना हम लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी को बढ़ाएंगे उतना ही राइट हैंड साइड क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका मतलब इट मींस V is directly proportional to I। ये चीज हमें यहां से ऑब्जर्व हुई और इसी रिलेशन को हम नाम देते हैं ओम्स लॉ, जिसने हमें बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करंट उतना ही ज्यादा, जितना कम करते हुए आएंगे करंट उतना ही कम होता हुआ आएगा। ये ओम्स लॉ ने हमें बताया। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाऊं तो यहां एक कांस्टेंट आएगा और उसको हमने नाम दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डिनोट कराया R से। Here R is proportionality constant and it is known as resistance। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस के नाम से बुलाते हैं, known as resistance। सो यहां से R इक्वल्स टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है और ये रिलेशन हम नाम देते हैं ओम्स लॉ, जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन निकाल ली है। अब ये रेशियो जो कांस्टेंट आया है ये जब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मटेरियल का। सो इसकी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए जब तक ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो यहां हम इन दोनों क्वांटिटीज के बीच अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वहां उस ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप देख लीजिए यहां हमने वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया। इस एक्सिस के अलोंग हमने करंट लिया, इस एक्सिस के अलोंग हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया। इसे हम वोल्टेज का भी नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहां देखते हैं कैसे। पहले पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट, ये 0.4 वोल्ट, करंट 0.1 एंपियर, रेशियो आया 4। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 कर दिया, मतलब डबल कर दिया, करंट भी डबल हो रहा है, तभी तो ये रिलेशन आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर पोटेंशियल डबल तो करंट भी डबल, पोटेंशियल डबल हुआ करंट भी डबल हो गया है, 0.1 से 0.2 बन गया। यहां भी ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, 4 ही रहेगा। 0.3 एंपियर करंट होता है तब जब हमारे पास 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तब।
यहां भी रेशियो कांस्टेंट रहेगा 4। और अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो आप देखिए यहां पे हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे, 0.4 वोल्ट और 0.1 एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, 0.8 वोल्ट और 0.2 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, 1.2 वोल्ट और 0.3 एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट। सिमिलरली आगे भी हम ड्रॉ करते जाएंगे और जब हम इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम पोटेंशियल और करंट में रिलेशन या एक ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई में ग्राफ है और ओम्स लॉ यही कहता है, इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आप देख लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन आई है। लेकिन ये हर मटेरियल के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, वहां हम देखेंगे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनके लिए ये कंडीशन ओबे नहीं होती है। ये वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा होता ही नहीं है। उन मटेरियल्स को हम नाम देंगे नॉन ओमिक मटेरियल्स, जिनके लिए ये स्ट्रेट लाइन आए, मतलब जिनके लिए ये रिलेशन होल्ड करेगी, उनका नाम होगा ओमिक मटेरियल्स। ओमिक मटेरियल्स। और ये जो कंडीशन है ये मेनली कंडक्टर्स के लिए होती है। कंडक्टर के केस में ये स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब कंडक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बाकी इंसुलेटर भी होते हैं, सेमीकंडक्टर भी होते हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी नहीं आएगी। जो करते हैं उनको ओमिक मटेरियल्स, जो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक मटेरियल्स, उनको नॉन ओमिक मटेरियल्स का हम नाम देंगे। अब ये जो कांस्टेंट था इसको हमने रेजिस्टेंस का भी नाम दिया था। अब ये रेजिस्टेंस करता क्या है हमारे पास, किस जगह हम इसको यूज करेंगे वो देखिए। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की और उसी प्रॉपर्टी के कारण वो जो करंट उसमें से पास हो रहा है उसका अपोज करेगा। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। उस मटेरियल में से जो चार्ज या करंट फ्लो हो रहा है उस चार्ज और करंट का अपोज करेगा, किस प्रॉपर्टी के कारण, रेजिस्टेंस के कारण। अगर रेजिस्टेंस है तो अपोज होगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो अपोज नहीं होगा। अब ये किस में होगा किस में नहीं होगा उसकी हम आगे बात करेंगे। सो रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी of a material due to which, or it is the property of a material which resists flow of current through it। जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा था उसको रोकेगा ये रेजिस्टेंस। रेजिस्ट मतलब अपोज करना, इस नाम से देखिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब जो रेजिस्ट, जो अपोज करेगा किसी चीज का। किसका अपोज करेगा, करंट का अपोज करेगा। सो विच रेजिस्ट या अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे, इस रेजिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए एक यूनिट होगी। जैसे करंट के लिए एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट होती है, वैसे रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या बनेगी, रेजिस्टेंस की यूनिट आएगी हमारे पास ओम। ये रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी आई है ये ओम्स लॉ से आई है। ओम फिजिसिस्ट का नाम था जिन्होंने इस लॉ को दिया और उन्हीं के नाम पे हमने इस रेजिस्टेंस की यूनिट रख दी है। और उनका नाम जो लास्ट में ओम था, हमने इस रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम ही रखी कि रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करेंगे। यहां जो रेशियो आ रहा है ये रेशियो रेजिस्टेंस को ही तो डिनोट करता है। वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस ही डिनोट होगा
और रेजिस्टेंस मेजर होता है ओम में, तो हम यहां ओम लिख देंगे। ओम लिखने की बजाय हम इस यूनिट का सिंबल यूज करेंगे। इतना लिखने की बजाय एक सिंबल हम यूज करेंगे, वो ग्रीक लेटर होता है, इसको हम ओमेगा के नाम से जानते हैं, ओमेगा। और ये ओमेगा यहां पे इस ओम को रिप्रेजेंट करेगा। आप OHM ना लिख के सिंपली ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये क्वांटिटी 4 ओम 4 ओम। सो ये इसकी यूनिट हो गई है और ये इस यूनिट का सिंबल हो गया है। अब रेजिस्टेंस मैंने कहा था कि हर मटेरियल का अलग अलग होता है। कोई ज्यादा अपोज कर सकता है, कोई कम अपोज करेगा करंट का, कोई बिल्कुल ही कम करेगा अपोज करंट का, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होगी। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने ये कंडक्टिंग क्लोज पाथ, ये पॉइंट ले लिया एक्स और वाई। इन दो पॉइंट्स के बीच पहले हम कनेक्ट कराएंगे निक्रोम वायर। ये एक निक्रोम अलॉयज होती है और इस अलॉय निक्रोम वायर को हमने एक्स और वाई के बीच में कनेक्ट कराया। जैसे ही कनेक्ट कराएंगे क्लोज पाथ बनेगा, क्लोज पाथ बनेगा तो करंट फ्लो होगा। सो करंट भी फ्लो होगा तो उस करंट को हम एमीटर की मदद से मेजर कर पाएंगे। बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की, वो हमें पता ही है। नहीं पता होता तो एक वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते, वो मेजर कर देता। तो हमें करंट भी पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी, हम रेशियो से रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे निक्रोम वायर के केस में। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, निक्रोम वायर को हटाएंगे, एक 10 वाट का बल्ब हम यहां कनेक्ट करेंगे और उसका रेजिस्टेंस देखेंगे। फिर हम उस 10 वाट के बल्ब को हटाएंगे और टॉर्च, एक जो टॉर्च होती है जिसका छोटा बल्ब होता है, उसको हम यहां कनेक्ट करेंगे और तीनों के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस देखते हैं। हम देखते हैं कि तीनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसका मतलब हर मटेरियल का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस है। हर मटेरियल करंट को अपोज अलग अलग करेगा, कोई बहुत ज्यादा करेगा, कोई बहुत कम करेगा, कोई मॉडरेट भी करेगा, मतलब बीच के लेवल का करेगा। सो जो मटेरियल बहुत ज्यादा करेगा, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, वो ज्यादा अपोज करेगा, उन मटेरियल्स को हम नाम देते हैं इंसुलेटर। और जो बहुत कम करेगा उनको हम नाम देते हैं कंडक्टर। सो जिन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस कम होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, इन मटेरियल्स का हम नाम देंगे गुड कंडक्टर। जिनका हाई रेजिस्टेंस होगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, कुछ ज्यादा होगा, लो से थोड़ा ज्यादा, तो जिनका हाई रेजिस्टेंस बनेगा उनको हम नाम देंगे पुअर कंडक्टर। और जिनका बहुत ज्यादा हाई होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस, उन मटेरियल का हम नाम देंगे इंसुलेटर। सो ये मटेरियल है जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम, और रेजिस्टेंस अगर बहुत कम तो करंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। आप देख लीजिए, करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तो करंट बहुत कम, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम तो करंट बहुत ज्यादा। इनवर्सली का मतलब ये है। सो यहां पे अगर जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम तो उनमें से करंट बहुत ज्यादा, तो कंडक्टर में से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है। और ये कंडीशन भी हमने कंडक्टर के लिए ही रखी है। जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा, उनके लिए करंट की वैल्यू कम होगी और उनको हम नाम देते हैं इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ है, इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।